हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइज आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होंगी हिंदी के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों की प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों को जो हिंदी का पेपर है वो अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आप लोगों को सारे आंसर्स है वो लिख करके आना है। आप लोग मुझे बार बार कह रहे थे तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आंसर्स किस तरीके से आप लोगों को लिख के आना है। तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का यूज़ कर रहा हूँ गाइस। ये कोई मेन क्वेश्चन पेपर नहीं है, ना ही इसका तात्पर्य उससे है कि आप लोगों के पेपर में इससे कुछ पूछा जाएगा। ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस क्वेश्चन पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप लोगों को जो आंसर है वो आपके आंसर कॉपी में लिख करके आना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जैसे ही आता है, आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ सकते हैं, पूरे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक एक करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं जनरली एक एक करके करता था, जिससे कि मेरा फोकस जो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ उस पर बना रहता था। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा सही सही विकल्प चुनिए। इसमें सीक्वेंस बदल सकते हैं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को अगर टिक द करेक्ट आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इस पेपर में सबसे पहले हमको टिक द करेक्ट दे रखे। हमको क्या करना है, हमारी जो आंसर शीट होती है, आंसर शीट जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, आंसर शीट में क्या करना है, इस साइड मार्जिन रहती है। अगर आप चाहो तो इस साइड भी बना सकते हो, मैं जनरली बना देता था। लोग क्या करते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो लोग यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन के अंदर प्रश्न नंबर 1, बट मैं ऐसा नहीं करता था। मैं यहाँ पे कॉपी के सेंटर में लिखता था प्रश्न नंबर 1, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में अच्छे तरीके से क्लोज करता था और इसको 2 लाइन में क्लोज कर देता था। फिर प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं, तो प्रश्न नंबर 1 का पहले का आंसर अगर अ है तो मैं यहाँ पे अ लिखूंगा और अ का जो ऑप्शन है वो लिख के आ जाऊंगे। अ में लिखा है यहाँ पे मधुशाला, तो मधुशाला लिख के आ जाऊंगा। अगर आप अ भी लिख देते हैं तो इतना भी सफिशिएंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को टिक द करेक्ट के सारे कर लेना है सीक्वेंस में। एक एक लाइन छोड़ के करना। फर्स्ट किया, एक लाइन छोड़ी, सेकंड करो, फिर एक लाइन छोड़ो। अच्छे तरीके से स्पेस दे दे के आंसर आप लोगों को लिखना है। कंजेस्टेड वे में इसको नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है, वो आता है रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो गाइज, यहाँ पे आप लोगों ने इतने साल से पेपर देते आ रहा हूँ, वैसे तो ये समझाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको अच्छी तरीके से आता है पेपर प्रेजेंटेशन तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप देख सकते हो वीडियो को आगे। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये वीडियो स्किप करके फटाफट अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, रिक्त स्थान को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो रिक्त स्थान में भी सेम आपकी जो आंसर शीट है वो इस तरह से रहती है। ठीक, यहाँ पे अपनी मार्जिन है, यहाँ पे डालिए आप बीचों बीच में प्रश्न नंबर 2, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट, तो फर्स्ट का जो आंसर है, अगर चिड़िया है तो मैं चिड़िया लिख दूंगा। सेकंड खोलूंगा, यहाँ पे लिखा है स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग लिख दूंगा। इस तरह से पूरे आप लोगों के जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके आप लोगों को आंसर कर लेना। फिर सही जोड़ी, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। देखो, एक तो इसका एकदम सीधा फंडा है, जैसा कि लिखा है सही जोड़ी बनाकर लिखें। सही जोड़ी का मतलब क्या, हमको मैच करना है पेयर। ठीक, आपकी आंसर कॉपी इस तरीके से होती है। मैं जनरली क्या करता था, रिस्क लेना ही नहीं था मेरे को, तो यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर 3 डालता था, इन्वर्टेड कॉमा में लिखता था। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये पूरा का पूरा ऐसा उतार के आ जाता था। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिख के आ जाता था मैं ऐसा का ऐसा। फिर एक पेंसिल लेके मैच कर देता था जो भी आंसर है। आप चाहो तो इसकी जगह पे मैनुअल भी कर सकते हो। जैसे आपकी आंसर शीट है, यहाँ लिख दिया फर्स्ट का अगर आंसर अ है तो अ लिख दिया। सेकंड का आंसर अगर ड है तो ड लिख दिया। इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं जनरली ऐसा ही करता था, मैं पूरा उतार के आ जाता था और यहाँ पे ऐसे मैच करके आ जाता था आंसर शीट में। ठीक है, आपको जो तरीका सही लगे आप कर सकते हो, आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला। चौथा क्वेश्चन, ये आप लोगों का 1 वर्ड है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी आपकी आंसर शीट आएगी, प्रश्न नंबर 4 बीच में डालने का, इन्वर्टेड कॉमास में इसको क्लोज करना। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर, इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना। फिर यहाँ पे पांचवा सत्य असत्य, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी होता है। वही आप लोगों को आंसर शीट में बीचों बीच में प्रश्न नंबर 5 डालना। देखो, चाहो तो पेपर को एक सीक्वेंस में करिएगा। अगर पीछे से स्टार्ट करना है तो पीछे से करना, लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम रैंडम सीक्वेंस मत करना कि पहला 25वां क्वेश्चन कर दिया, फिर उसके बाद 10वां कर रहे हैं, फिर पहला कर रहे हैं, फिर 8वां कर रहे हैं। एकदम तितर बितर मत करना, इससे एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत आती है। एक सीक्वेंस में करना, या तो पीछे से आगे की तरफ या तो आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन। तो मेन क्वेश्चन को करने का देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। इस तरह से आंसर शीट होती है।
2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइन लिख देना। देखो ये गलती मत करना कि पहला 2 नंबर का क्वेश्चन आपने इतनी जगह में लिखा, दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन आपने इतनी जगह में लिखा और तीसरा क्वेश्चन आप इतना बड़ा लिख के आ गए। तो इससे क्या एग्जामिनर को लगता है जैसे ये 5 लाइन में लिख दिया, ये भी 5-6 लाइन में लिख दिया और ये आप 10 लाइन में लिख के आ गए, तो ये ओवर राइटिंग उसको समझ में आती है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर 5 लाइन में लिख रहे हो तो ट्राई करो कि 2 नंबर की जितने आप वो 4 से 5 लाइन में ही खत्म करें। ज़्यादा उसको बड़ा दिखाओगे बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में तो ओवर राइटिंग कहलाएंगी। ठीक है, तो ये गलती मत करना। इसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपकी आंसर शीट होती है। 2 नंबर में ये चीज़ नहीं करना, आगे बता रहा हूँ क्या करना है। 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे बीचों बीच में डाला, उत्तर लिखना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 के आप लोगों के पास 2 विकल्प है, एक तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 6 डालोगे ऊपर और उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना अथवा, अगर आप सेकंड वाला कर रहे हो तो। अगर आप पहला वाला ही कर रहे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप लोगों ने 8वां क्वेश्चन लिया, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया प्रश्न नंबर 8। अगर प्रश्न नंबर 8 का आप दूसरा कर रहे हो तो प्रश्न नंबर 8 के नीचे आप ब्रैकेट में लिख देना अथवा, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आंसर सीधा सीधा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 2 नंबर के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे ही हो जाए तो 3 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे एग्जामिनर पे एग्जाम आपकी जो आंसर कॉपी है वो चेक करते समय बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। इस तरीके से आपके आंसर शीट यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर और वाला कर रहे हैं तो अथवा लिख देंगे, हम नहीं कर रहे तो नहीं लिखेंगे। फिर अगर आप लोगों को आता है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक, आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम जो भी हो, के पाठ क्रमांक इससे लिया गया है जिसके लेखक ये है। अगर आप ये लिखते हो तो ये भी एक तरह का आंसर ही है, ओवर राइटिंग नहीं है। इसमें आप लोगों का एग्जामिनर और खुश होकर आप लोगों के आंसर में फुल में से फुल नंबर देगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अपना मेन जो आंसर है वो लिख करके आओ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाइन में इसको डिस्क्राइब करो, दैट्स इट। ठीक, इस तरह से आप लोगों को 3 नंबर के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो 19 क्वेश्चन है ये गद्यांश है, गद्यांश और काव्यांश। तो इसको कैसे करना है, देखो गद्यांश काव्यांश का एकदम सेम फॉर्मेट बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसी हमारी आंसर शीट होती है। जैसे हम गद्यांश लिख रहे हैं, गद्यांश वाला, तो यहाँ हमने बीचों बीच में प्रश्न नंबर डाला। यहाँ क्या करना है, जैसे काव्यांश अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपको गद्यांश नहीं आया, दोनों में सेम है। पहले के 2-3 वर्ड लिख देना यहाँ पे, जी पहले, जैसे यहाँ पे जी पहले तो जी पहले लिखा, फिर डैश 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 3-4 डैश दिए, फिर आखिरी के 2 वर्ड बेचता हूँ, ठीक, ये लिख दिया, इतना लिख दिया। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 डाला, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, फिर उनको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप लोगों को पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करना है। इससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है किसी भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम आप लोगों को बता दिया मैंने फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 21 ये आप लोगों का गद्यांश है, ठीक है, इसको कैसे करना है आप लोगों को पता होगा। अपठित गद्यांश है, ठीक, गद्यांश को आप लोगों को आता होगा, सॉरी अपठित नहीं है, संदर्भ प्रसंग वाला है, तो इसमें संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक इसके पाठ नंबर इससे लिया गया जिसके लेखक ये थे। फिर उसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, ठीक। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई होप अच्छे से, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप फॉर्मेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है आप लोगों का पत्र। देखो पत्र का फॉर्मेट मैंने बहुत बार मेरे चैनल पर बताया, एक वीडियो बनाया था, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उसे देखा है, काफ़ी पसंद भी किया। तो पत्र लिखने का ईजी फॉर्मेट होता है गाइस, आप लोगों को मैंने बता रखा है एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, आप समझ जाओगे कि कैसे आपको पत्र लिखना है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों का फॉर्मेट मैंने बताया। यहाँ पे आप लोग डाल देंगे हेडिंग, ट्राई करना कि पत्र बिल्कुल आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। अगर थोड़ी सी जगह बच जाती है पिछले पेज पे तो उसको छोड़ देना, वहाँ पे कोई पीटीओ वीटीओ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतनी जगह खाली छोड़ देना और पत्र नए पेज से हमेशा स्टार्ट करना। यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक, किसको लिख रहे हैं आप पत्र, यहाँ आपका विषय, यह आपका मेन कंटेंट, फिर उसके बाद आप लोगों को पत्र की एंडिंग। पत्र में मेन चीज़ होती है फॉर्मेट, फॉर्मेट देख लेना एक बार, आप पूरी तरीके से समझ जाओगे, ठीक। इस तरीके से पत्र लिखना है। फिर आता है निबंध, निबंध को ध्यान से समझना, ठीक। पत्र और निबंध पे मैंने गाइस पहले ही बहुत अच्छे वीडियो बना चुका हूँ, उसमें पूरी तरीके से समझा चुका हूँ मैं किस तरह से निबंध, किस तरह से पत्र लिखना है, ठीक। तो पत्र निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो उसको जा करके। तो अब निबंध में क्या होता है ना गाइस, निबंध काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर बैठते बच्चे, जबकि उतना होता नहीं, ठीक। तो निबंध में सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 मिनट इसको मैं करेक्ट कर लूँ। तो देखो इस तरह से हमारी आंसर शीट होती है। निबंध में क्या बोला है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखें। पहले वो कह रहे हैं रूपरेखा लिखना है, तो हमारी जो आंसर कॉपी होती है वो ऐसी होती है। निबंध भी ट्राई करना कि आप नए पेज से स्टार्ट करें। आपने जो भी प्रश्न यहाँ पे लिख दिया, प्रश्न नंबर 23, आपको जो भी इसमें से अच्छा लग रहा है, मान लीजिए मुझे सेकंड वाला अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे सेकंड डालूंगा
और यहाँ मैं बीच में लिखूंगा हेडिंग प्रदूषण कितना घातक, इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा रूपरेखा। रूपरेखा मतलब मैं इसमें कौन कौन से पॉइंट लिखने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों का होना चाहिए प्रस्तावना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट में ख़त्म करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 प्रदूषण के प्रकार। पॉइंट नंबर 3 प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। पॉइंट नंबर 4 प्रदूषण से बचाव। पॉइंट नंबर 5 अपना उपसंहार, ठीक है। ये 5 पॉइंट होना चाहिए आप लोगों के किसी भी निबंध में। पहला प्रस्तावना, आखिरी उपसंहार और उसके बीच में 3 पॉइंट आप लोगों को डाल देना है। जैसे प्रदूषण वाला मैंने चूज़ किया तो प्रदूषण में क्या क्या होना आप लोगों को बता दिया, प्रदूषण के प्रकार, उससे होने वाली हानियाँ, प्रदूषण से बचाव। वैसे ही पुस्तकालय का महत्व, ठीक है। पुस्तकालय का महत्व आप चूज़ करते हो तो सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बारे में पुस्तकालय को डिस्क्राइब कर दो। फिर उसके बाद में पुस्तकालय की ज़रूरत, क्यों ज़रूरत होती है पुस्तकालय से, फिर लिख देना पुस्तकालय से पुस्तकालय ना होने से बच्चों को हानियाँ, ठीक है। फिर इस तरह आप लोग आखिरी में आप उपसंहार लिख सकते हैं। देखो गाइस कुत्ता चिल्ला रहा है, काफ़ी लेट नाइट आप लोगों के लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जो निबंध है वो अटेम्प्ट करना है। पहले आप रूपरेखा लिख करके आएंगे कि कौन कौन से पॉइंट के अंतर्गत आप इसको समझाने वाले हैं। फिर उसके बाद आप अपना मेन निबंध स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने 5 पॉइंट लिख दिए रूपरेखा में 5 पॉइंट लिख देने के बाद आप लोग अपना जो है निबंध स्टार्ट कर सकते हो। 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना को देखो 4 नंबर के लिए है निबंध, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो प्रस्तावना को आप 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब कर देना। एक ये वाला पेज और एक उसके साइड वाला पेज, मतलब एक पूरा पेज आगे पीछे दोनों साइड से मिला के अगर आप लिख देते तो उतना सफिशिएंट है 4 नंबर के निबंध के लिए, ठीक है। तो पहला प्रस्तावना डिस्क्राइब कर दिया, फिर दूसरा पॉइंट इसको भी 4-5 लाइन, तीसरा पॉइंट इसको भी 4-5 लाइन, और आखिरी में अगर कोई स्लोगन वोगन याद आता है उससे तो उस तरीके से लिख के आ जाना है। टिप्स कुछ इंपॉर्टेंट, काटा पीटी नहीं करना है, हैंडराइटिंग अच्छी रखना है। आप लोगों को बताया सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, या तो पीछे से आगे की तरफ या तो आगे से पीछे की तरफ। रैंडम सीक्वेंस मत करना। अगर कुछ गलती हो जाती है, मान लो ये शब्द लिखा है, अगर ये गलत हो गया तो उस पर एक छोटी सी लाइन क्रॉस कर देना पेंसिल से। आपको इस तरह से उसको एक गोद के आने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ मत करना, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में लिखो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को जो समझा सकता था पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने बता दिया। देखो गाइस पेपर प्रेजेंटेशन कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। आप बहुत बचपन से पेपर देते आ रहे हो, इतने सारे पेपर अटैम्प्ट किए, क्या सही क्या गलत। देखो जो भी क्वेश्चन होता है उसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करना है, 2 लाइन ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करके आना है। बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। कोई हेडिंग डाला तो उसके नीचे 2 लाइन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, ये सारी चीज़ों मेन जो हाईलाइट्स होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। मैं मेरी तरफ से जो हेल्प कर सकता था गाइज आप लोगों के लिए मैंने कर दी। इसके अलावा एक वीडियो मैं ला दूंगा, उसमें आप लोगों को पूरे टिप्स दे दूंगा एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।